पुस्तक वाली नुपुर के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक ऐसे शख्स को ढूंढ कर लाई हूं जो ना केवल किताबें लिखते हैं बल्कि कई विद्यार्थियों को भाषा की बारीकियां समझाते हैं। वे पेशे से एक शिक्षक हैं। उन्होंने कई कई किताबों का सृजन किया है, साथ ही फिल्मों के लिए भी लिखते हैं। और उनकी पर्सनालिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात की जा सकती है, जिनसे सीखा जा सकता है। और एक बहुत स्पेशल बात है कि वो 2 बार पीएचडी कर चुके हैं। तो अगर हम भारतीय शिक्षा के संदर्भ में ये माने कि पीएचडी सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, तो उस डिग्री को उन्होंने 2 बार अचीव किया है। तो ऐसे हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप अवस्थी हमारे बीच में आज मौजूद है। सर, इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नुपुर जी। नमस्ते, हेलो और सत श्री अकाल और आदाब। थैंक यू सर, ये जो बहु सांस्कृतिक अभिवादन आपने किया है बड़ा खूबसूरत है। हाल ही में आपकी एक किताब आई है जिसका जो शीर्षक है वो बड़ा लुभावना है, बड़ा आकर्षित करता है। जालिम स्त्रियों के बीच पुरुष। ये एक व्यंग्य संग्रह है। मैं चाहूंगी आप इसके बारे में हमें डिटेल में बताएं, क्यों आपने हम जैसी स्त्रियों को जालिम कह दिया। धन्यवाद नुपुर जी, आपने सीधा कांटे का सवाल पूछा है। मैं आपकी इस एक्सपर्टीज की बधाई देता हूं और तारीफ करता हूं। मैं इस बात पे आता हूं कि अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं, मैं अपना बचपन देखता हूं, तो कई मुझे ऐसी स्त्रियां दिखती हैं, मेरी बुआ हैं या ताई जी हैं या अन्य लोग हैं, जो मर्दों को डोमिनेट करती थी। उनके हस्बैंड, मेरे फूफा जी या कोई भी अन्य लोग हों, तो उनसे पूछ के काम करते थे जी। और सारे घर में उनका एक छत्र राज चलता था। वो अच्छी अच्छी बात थी, परिवार के हित में था। वो कभी भी स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकली, घर में ही रही थी। अब जब जमाना बदला, 50-60 साल बीत गए, 21वीं सदी के हम तीसरे दशक में बैठे हुए हैं, तो स्त्री की जो यात्रा है, उसकी प्रगति की, उसकी ग्रोथ की, उसकी सोच की, उसकी थिंकिंग की, और उसकी प्यार की भी, सिंपैथी की भी, और साथ साथ क्रूएलिटी की भी, शक्ति की, जी। वो बढ़ती जा रही है। और वो इंटेंसिटी जो है, हर स्त्री का, ये कहा जाए हर इंसान का एक ये होता है कि कोई मेरे साथ अच्छा कर रहा है, मैं अच्छा करूंगा। कोई बुरा कर रहा है, तो जैसे मेरे जैसा व्यक्ति है, मैं बुरे करने वाले को फॉरगिव करके, माफ करके अपने रास्ते चला जाऊं। मैं उससे जी। उलझूंगा नहीं, चाहे वो मेरे घर में ही क्यों ना हो। जी। ठीक है। जी। जी। लेकिन स्त्रियों में कुछ ऐसा आ गया है, और ये सच बात भी है, न्यूज से, मीडिया से, अखबारों से, अत्याचारों से, कि स्त्री वो ऑलरेडी प्री कॉन्शियस हो चुकी है, वो प्रिजुडाइज हो चुकी है। वो ये मानती है कि मेरे घर के 2-3 पुरुषों के अलावा दुनिया के सारे पुरुष खराब हैं, बुरे हैं और गलत हैं। ये उसका परसेप्शन बन चुका। इन अब जब जनरल। ये धीरे धीरे, इन जनरल, जब ये बनता है धीरे, टीन एज से बनता है खासकर, तो 10-15 साल में स्ट्रांग हो जाता है। और नेचुरली इस बीच में, मैं ये नहीं कि सब पुरुष अच्छे होते हैं, इस ड्यूरेशन में उसे कई खराब अनुभव भी होते हैं, हर स्त्री लड़की बिल्कुल। को होते हैं। तो वो उसकी धारणा को सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये सही है। ठीक है। अब जब पुरुष जो है, जालिम स्त्रियां एक पुरुष की जिंदगी में अनजान तो होंगी नहीं, अननोन तो होंगी नहीं। वो उसके तो वर्क प्लेस पर होंगी या घर में होंगी, है ना। तो वहां जालिम बना ये आता है, जो मैंने किताब में भी लिखा है, व्यंग्य है पर गंभीर व्यंग्य है, कि पुरुष जो है एडजस्ट करता है आजकल। जी। कोई भी पुरुष हो, वो एडजस्ट करता है। स्त्री या लड़की समझदार है, तो उस एडजस्टमेंट को एक कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर लेती है कि ये मेरी खातिर प्यार के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी इसको रिस्पॉन्स दूं। करेक्ट बात है। ओके। करेक्ट। लेकिन कुछ स्त्रियां भड़कावे में आकर या बहकावे में आकर इसका अर्थ ये समझती हैं कि ये झुक रहा है, इसको और झुकाया जाए, इसको और झुकाया जाए, और अल्टीमेटली अपने घर से खींच के दूर कर दिया जाए। यहाँ पर वो मैं ये गलत कहना चाहूंगी कि ये अलग अलग केसेस हमें सोसाइटी में अलग अलग देखने को मिलते। कई जगह पर लड़कियां बहुत शोषित होती हैं, कहीं कहीं पे शायद वो एक शोषक की भूमिका में आ जाती है। ये उतना ही जैसे एक इंसान की प्रवृत्ति होती है कि इंसान अलग अलग तरह के हो सकते हैं, मेरे ख्याल से स्त्रियां भी वैसी हो सकती हैं। और यहाँ मैं बतौर लेखक जरूर आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपने बहुत साहसिक विषय चुन लिया, क्योंकि इतना है। मैं आसान बता नहीं दूं, होता।
इन हम्म। सभी स्त्रियों के लिए नहीं है, केवल और केवल मैं जालिम स्त्रियों के लिए ही बोल रहा हूँ, सबके लिए जी नहीं जी बोल जी रहा हूँ। जी। नहीं, ये बहुत साहसिक कदम है, क्योंकि आमतौर पर फिल्मों में जब हम एक साहसिक कदम उठाते हैं तो बहुत सारे बैकग्राउंड सपोर्टर्स होते हैं। मतलब हो सकता है कि फिल्मों में भी हमें महिलाएं नकारात्मक भूमिका में दिखती हो, बट वहाँ सपोर्ट सिस्टम, सपोर्टिंग एलिमेंट बहुत होते हैं। म्यूजिक होता है, एक आर्टिस्ट की फेस वैल्यू होती है। लेकिन साहित्य में किताब का जो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है वो उसका टाइटल होता है। तो आपने काफी रिस्की टाइटल या काफी साहसिक टाइटल लिया है, और इसे बहुत उदार तरीके से देखना पड़ेगा। मेरे दर्शकों से भी मैं यही निवेदन करूंगी कि इसे संकीर्ण मानसिकता में ना देखें, इसे उदारता में देखें। आप कि एक एक अलग अलग तरह के, जैसे हम सब इंसान हैं, उसमें स्त्री भी है, उसमें पुरुष भी है। तो अगर हम जालिम पुरुषों के ऊपर लिख सकते हैं तो ऐसा महिलाओं के साथ हो सकता है। तो सर, ये क्या सिर्फ पारिवारिक पृष्ठभूमि पे है आपके सारे व्यंग, या इसमें और भी तरह की चीजें हैं? चाहता हूँ मैं अपनी पहले बात पूरी कर लूं कि उसमें जैसे किसी का भी सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम सोसाइटी में एक लॉ होता है, कानून होता है। जी अभी कल ही परसों की बात है, अखबार में कल आया है, एक दिल्ली के जज को सुसाइड करना पड़ा ड्यू टू डोमेस्टिक इनकन्वीनियंस, घरेलू ओके। विवादों के कारण उसको सुसाइड करना पड़ा जज को। आप समझ सकते हैं स्थिति कहाँ जा रही है। हालांकि इस स्थिति में स्त्रियों का भी नुकसान है, जी बिल्कुल। अल्टीमेटली वो रह जाती हैं, और वो उनका एक ड्रॉबैक बन जाता है। एक बात। समाज का अब मैं नुकसान। दूसरे पॉइंट पर हम्म। कि इसको हम अगर पॉजिटिव वे में देखें तो किताब के अंदर, किताब की बात करूं और आगे, जालिम स्त्री बीज पुरुष जो है, जस्ट इस किताब के बाद आया है। ये मेरी किताब पहले आई थी, अभी 1 साल पहले, गाली देने वाली लड़की। जी एक ट्रायोलॉजी है। ये किताब बहुत पसंद की गई, इसका एक संस्करण और अभी आ गया है, इसको भी आप मंगवा सकते हैं आगे। तो इसके जी। बाद एक किताब सामने, और इसमें कई व्यंग्य हैं, चुटीले व्यंग्य जो प्रकाशित हुए हैं देश की विभिन्न व्यंग्य पत्रिकाओं में और अच्छी पत्रिकाओं में। मैं बता दूं, उनमें एक है जो आप सब जगह देखते हैं, महिला मंच की महिमा। साहित्य में जहां आपने स्त्री पुरुष का डिस्क्रिमिनेशन किया या डिफरेंस किया, वहीं आप खुद अपने आप को, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आप खुद अब अपने आप को सेकेंडरी मान रहे हैं। कोई जी भी साहित्यकार, महादेवी वर्मा हो, निराला हो, पंत हो, तीनों छायावादी हैं, तीनों का नाम एक साथ लिया जाता है। बिल्कुल। ठीक है। और जहां आप ये कहते हैं कि ये केवल महिला मंच है, साहित्य में विशेषकर, आप किटी में रखिए, लेडी क्लब बनाइए, कोई मनाई वाली बात नहीं है, लेकिन जहां आप कहते हैं नहीं ये महिलाओं का साहित्य है, अरे भाई महिलाओं का साहित्य यदि होता है, या मान लें, तो आप 70% साहित्य से उन महिलाओं को वंचित कर रहे हैं कि ये साहित्य उनका नहीं है। इस बात पर आदिवासी तो मैं साहित्य आपसे एग्री साहित्य करती हूँ सर, क्योंकि लिटरेचर जो होता है वो सोसाइटी के लिए होना चाहिए, और महिला जी। और पुरुष एक ही सोसाइटी के सदस्य हैं। तो यहाँ हम ये इस तरह का एक सेपरेशन लाइन नहीं बना सकते कि ये महिलाओं का साहित्य है, ये पुरुषों का साहित्य है। हम स्वास्थ्य संबंधी, मैक्सिमम हम स्वास्थ्य संबंधी मैगजीन्स में ऐसा कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि साहित्य तो अधूरा हो जाएगा ना, हम तो एक ही समाज में एक दूसरे के हिस्से, हम किरदार कहाँ से लाएंगे? तो ये आपने, मैं समझ गई मैं इसमें यहाँ व्यंग होगा, क्योंकि इस तरह के मंचों का अस्तित्व है हमारे। एक बात और जोड़ता हूं महिलाओं के हक में, उनके पक्ष में, कि अधिकांश महिलाओं की प्रवृत्ति होती है कि पुरुष के साथ साथ चलना, जी लाइक बॉडीगार्ड पुरुष चल रहा है। मेरा ये मानना है महिला सशक्त है, काबिल है, सक्षम है, वो अपनी हर तरह से साहित्यिक भी, आर्थिक भी और खुद की भी सिक्योरिटी के लिए खुद वो संभालने की जिम्मेदार है, और सक्षम है, वो कैपेबल है। उसे पुरुष के साथ की जरूरत नहीं है। वो अपने व्यक्तित्व के दम पर पुरुषों के बीच में, सोसाइटी में, सभा में, हर जगह बोल सकती है, बना सकती है अपना स्थान। मुझे प्रभा खेतान याद आती है, जो कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला अध्यक्ष थी, जी आज से लगभग 35 साल पहले। प्रभा खेतान बहुत बड़ी लेखिका रही है। उनकी अन्य से अनन्य आत्मकथा है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। इतनी समझदार स्त्री ने व्यापार में अपने बूते कम से कम 60 करोड़ रुपए आज से 50 साल पहले कमाए, अपने बूते पे। जी तो वो उदाहरण भी महिलाओं का है। तो हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमारे लिए अच्छे व्यक्ति सभी अच्छे हैं,
बुरे लोग कहाँ नहीं है, स्त्रियों में भी है, पुरुषों में तो और ज्यादा है। मैं बिल्कुल। उनकी भी आलोचना करता हूँ जो महिलाओं को सब्जी बाग दिखाते हैं कैंप में, या उनको अवार्ड दिलवाते हैं और फिर उन्हें परेशान करते हैं। वो भी निंदा की बात, मैं लिखा है उनके बारे में जी जी और मैंने जी। बोला भी। जी। कैसा प्रतिसाद मिल रहा है सर इस किताब को, क्योंकि इसका टाइटल जो है वो थोड़ी हलचल जरूर पैदा करता है, तो अभी तक पाठकों ने कैसा प्रतिसाद दिया इस किताब को? हलचल बहुत पैदा करता है। तीन हलचलें मैंने महसूस की हैं। एक, जो सामान्य स्त्री है, पुरुष है आपके हमारे जैसे, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, किताब अच्छी जा रही है। जी इंडिया नेट बुक्स नोएडा के संजीव कुमार जी ने और उनकी सीईओ धर्मपत्नी मनोरमा जी ने इसको प्रकाशित किया है। किताब उपलब्ध है, जा रही है। दूसरे वो लोग हैं, खासकर वो स्त्रियां जो उस कैटेगरी में आती हैं, वो कुछ बोल नहीं रही, वो मौन है। क्यों? अगर वो कुछ भी बोलेंगी तो वो अपनी ही बात को क्रॉस करेंगी, अपनी ही बात को कंट्राडिक्शन करेंगी, तो वो जी नहीं बोल रही है कुछ भी। और तीसरी जो सबसे बड़ी टारगेट थी मेरी, मेरे पाठक हैं, श्रोता हैं, आम महिला हैं, कि जो ये संदेश पकड़ रहे हैं कि हमें पुरुष दुश्मन नहीं है, हमारा पुरुष हमारा दोस्त है, सखा है, साथी है, सहयोगी है। हमें कोई ऐसा एक दूसरे के खिलाफ खेमा नहीं खोलना है। अगर हम बहुत थोड़ा जालिम है तो अपने आप को सॉफ्ट करना है, अपने आप को अच्छा बनाना है। जी। तो यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं कि यदि आप भी जालिम स्त्रियों के बीच पुरुष पढ़ना चाहते हैं तो इसका एक लिंक मैं अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालूंगी, जहां से आप इस किताब के परचेसिंग लिंक तक जा सकते हैं। तो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपको इसके किरदार कहाँ कहाँ मिले? एक्चुअली मुझे किरदार सब जगह मिलते हैं, और मैं थोड़ा सा कहा जाए कि सुलझा हुआ इंसान हूँ। मैं एक जगह गया था, वहाँ स्त्रियों की सभा थी, 400 स्त्रियां थी, और वो स्त्री आजादी की बात कर रही थी। मैंने उन्हें बताया कि 500 साल पहले, सन 1500 समथिंग में मीराबाई होती थी हमारे राजस्थान में। मीराबाई जी थी, भक्त कवयित्री कहलाई, कृष्ण भक्त कहलाई, लेकिन साथ साथ शादीशुदा थी। राणा रतन सिंह से उनका विवाह हुआ था। मैंने कहा मेरी बहनों, मेरी दोस्तों, आप समझो कि राणा जी राज दरबार से घर आ रहे हैं और उनकी धर्म पत्नी महारानी मीरा कहाँ है। दासियां बता रही है मीराबाई संतों की टोली के साथ फलां बगीचे में भजन गाने गई हुई। नेक्स्ट डे राणा जी फिर आ रहे हैं अपने दरबार से, अपने भवन के अंदर। पता है मीराबाई कहाँ है? जी वो 3 दिन के लिए संतों के साथ मथुरा निकल गई है। राणा कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये स्त्री की आजादी का प्रतीक पुरुष के साथ साथ है। पुरुष सहन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है। मैंने ये बात और जोड़ी मंच से, ये मंच की बात है कि जी मेरी जी जी। बहनों, मेरी दोस्त, आज की तारीख में कोई आप में से ऐसी है कि जब पति घर आ रहा हो ऑफिस से और बिना बताए पत्नी 2 दिन के लिए गायब हो जाए, बाहर चली जाए? या जी रोज हफ्ते में 2 वो सत्संग में जा रही है, बिना बताए साधु संतों की टोली के साथ जा रही है? जी जी जी। आपको जवाब देना। तो पुरुषों ने भी बराबर से साथ दिया इस देश के अंदर, स्त्री बिल्कुल पुरुष में यहाँ कोई भी नहीं रहा है। ये मेरा बिल्कुल कहने का सही था। कह रहे हैं सर आप। ये एक किस्म की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हमारी भारतीय समाज को ऐसे दर्शाया गया है कि हमारे यहाँ घर के अंदर सपोर्ट नहीं होता, पर ये सपोर्ट तो 15वीं सदी में भी था, और उस राज्य में था जो घूंघट और पर्दे के लिए फेमस है। तो वहां भी ये सपोर्ट देखने को मिलता है। तो कभी कभी ना हमें सिर्फ नजरिया बदलना पड़ता है। तो और ये मुझे लगता है साहित्य से बेहतर ये काम कौन कर सकता है, साहित्य और साहित्यकार से बेहतर। जी सर, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरे चैनल के ज्यादातर दर्शक जो हैं, एक तो प्रवासी हैं, और इनका जो एज ग्रुप है वो 20 से 40 का है। क्योंकि आज बढ़िया। आज के जमाने में हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है कि कौन हमें देख रहा है। तो सर, मैं चाहूंगी कि इस एज ग्रुप के जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनके लिए आप कुछ किताबें सुझाएं। अगर वो किताबें खरीदना चाहें, खरीद कर पढ़ना चाहें, तो आप नए पाठक जो है उन्हें आप कौन सी 4 या 5 किताबें सुझाना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात, जो आपका ऑडियंस ग्रुप है 20 से 40, उसको मैं और करता हूँ शॉर्ट, 18 से 45 तक, वो सब जुड़े हुए हैं आपसे, सब प्यार करते हैं आपको। और जी मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, साहित्य जो है गंभीरता के साथ साथ आनंद की भी अनुभूति करवाता है। जी। जो आनंद आप अपनी एक मनपसंद फिल्म देख करके, गाना सुनकर, अपने दोस्त से मिलकर फील करते हैं, वही आनंद एक अच्छी किताब भी आपको एहसास कराती है। दिक्कत ये होती है अच्छी किताबों की लिस्ट हम तक नहीं पहुंच पाती। मैं नुपुर से आग्रह भी करूंगा कि वो हर महीने टॉप 10 किताबों की लिस्ट जारी किया करें,
किताबों के नाम मैं बता दिया करूंगा, जिससे आप सब जरूर उसको सर, पढ़ जरूर। सके। बिल्कुल। है ना। मैं युवाओं के लिए 5 किताबें रेफर करता हूँ जो पढ़नी चाहिए, मस्ट रीड है। सबसे जी। पहले एक बहुत ही आधुनिक सोच के और जबरदस्त अच्छे कथाकार मेरी निगाह में आए हैं पिछले 4-5 साल से, श्री संतोष चौबे जी। उनकी कहानियां, मगर शेक्सपियर को याद रखना, करीम नवाज, आप पढ़ेंगे आप हैरान रह जाएंगे। आप एमटेक हैं, आईआईटीएन हैं, और पूर्व आईएएस सिविल सर्विस से स्वेच्छा से छोड़ करके अपने फील्ड में आए। तो संतोष चौबे जी की किताबें, कथा संग्रह, उपन्यास कहीं भी मिले, आप ऑर्डर कीजिए, मंगवाइए, पढ़िए। दूसरा मैं नाम रेफर करूंगा आप सभी दोस्तों को, मैत्रेयी पुष्पा। मेरी प्रिय लेखिका रही हैं मैत्रेयी जी। आपने 45 की एज में लिखना शुरू किया, और आज भी वो भारत की टॉप 3 लेखिकाओं में आती, टॉप 3। मैत्रेयी जी। पुष्पा की आत्मकथा है 3 खंडों में, कई अन्य उपन्यास हैं, सक्रिय हैं, अभी लगभग 80 साल की एज को छू रही हैं। उन्हें आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, राजकमल, वाणी, कहीं से भी मंगवा के पढ़िए। पुस्तकें पेपर बैक में है, और अधिकतम 300-400 में किताब आ जाती है। 5 मंगवाएंगे, डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। तीसरी बुक लेखक को जो मैं रेफर करना चाहूंगा, ये भी बड़े अच्छे लेखक हैं, सज्जन हैं और अच्छा लिखती हैं, वो है रेनू हुसैन। गजलगो है, दिल्ली की कवित्री है, 3 संग्रह इनके आ चुके हैं। तो रेनू हुसैन जी को भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। चौथी लेखिका है कुसुम खेमानी जी। कुसुम खेमानी जी कोलकाता में रहती हैं, भारतीय भाषा परिषद की निदेशक हैं, अध्यक्षा हैं, और 6 उपन्यास लिखे हैं जो नारी की पॉजिटिव छवि को और पुख्ता करते हैं। और पहली लेखिका है मेरी जानकारी में देश की जिनके यहाँ पुरुष जो है पीड़ित है, प्रताड़ित है, तो बताती हैं कि पुरुष को भी हक है अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का। कुसुम खेमानी के उपन्यास भी आप मंगवा के पढ़ सकते हैं। और पांचवा और बहुत जरूरी मैं नाम लूंगा, प्रवासी जगत से। मैं हिंट नहीं दे रहा हूं, मैं केवल नाम ले रहा हूं, जिसको आप, 2 लोग हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। एक तेजेंद्र शर्मा, जो आजकल लिख रहे हैं, पिछले 2-3 साल से वो जबरदस्त लिख रहे हैं, और उनकी कहानी में ऊंचाई आ चुकी है। तो तेजेंद्र शर्मा की कहानी की किताबें आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी है पुष्पिता अवस्थी। जी। आप मूलतः कवयित्री है, 50 से अधिक संग्रह इनके आ चुके हैं। तो अगर कविताओं में आपको एक्सीलेंसी पढ़नी है, देखनी है, जाननी है, पुष्पिता अवस्थी की किताबें आप पढ़ सकते हैं। एक सुधा ओम ढिगरा भी है, वो भी अच्छा प्रयास इन दिनों कर रही है, उसको भी आप कभी कभी कंसिडर कर सकते हैं। और इला, इला जी हैं, अमेरिका में रहती हैं, इला प्रसाद। इनकी किताबें, उपन्यास में गजब का डिटेलिंग होती है, अनुभव होता है। और जो टीचर्स हैं मेरे प्रवासी भारतीय, मेरे दोस्त, वो पढ़ें कि किस तरह से अमेरिका में या विदेशों में टीचिंग के लिए प्रोसेस होता है, तैयारी करनी पड़ती है, क्या पॉलिटिक्स होती है, वो कितना मेहनत करनी पड़ती है एक भारतीय को। इनके उपन्यासों में झलकता है, सामने आता है। ये आप पढ़ सकते हैं, और उसके साथ साथ संदीप अवस्थी को पढ़ना मत भूलिएगा। पूरी किताबें बिल्कुल सर। आप आपको पढ़ना 3 आ कैसे रही हैं। भूल सकते हैं। जी। आपसे बात करते हुए मुझे एक कोटेशन याद आया कि एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो उत्सुकता जगा दे। तो इस नाते भले ही हम आज एक क्लासरूम में नहीं बैठे, आपके साथ ऑनलाइन मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन आपने एक उत्सुकता हमारे भीतर जगा दी कि अब जब तक हम ये किताबें कहीं से खरीद के ले ना आएंगे या कहीं से हासिल ना कर लेंगे, तो शायद मुझे और मुझे लगता है मेरे बहुत सारे सुनने वालों को चैन नहीं पड़ेगा। तो ये उत्सुकता जगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी जैसी शख्सियत आज हमारे मंच पर मौजूद है, तो सवाल बहुत और वक्त कम है। और मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ इस श्रृंखला को एक और सीरीज में लाना पड़ेगा, तब जाकर शायद सारे सवाल हो पाएंगे। पर जो वर्सिटैलिटी आपने बताई किताबों के सब्जेक्ट में, और नई हिंदी की किताबें बताई क्लासिक बताने के बजाय, वो बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूंगी चलते चलते एक छोटा सा मैसेज आप हमारे नए पाठकों और नए लिखने वालों को दें, और फिर हम इस बातचीत को विराम देते। मैं चाहूंगा कि जो आप इतनी अच्छी बातचीत कर रही हैं, रिकॉर्ड टू द पॉइंट है। पहली बात कि क्लासिक्स पे बहुत बहुत काम हो चुका है। जी। एक, कई ऐसे मैंने युवा देखे जो आपका एज ग्रुप है 15 से 45 तक का, वो क्लासिक पढ़ना शुरू करते हैं और उसको पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। बोर हो जाते, ठीक है। लैंग्वेज नहीं कनेक्ट कर पाती। तो उसके बाद जी। फिर किताबों से दूर चले जाते हैं।
तो मैंने जी जो किताबें बताई हैं सभी रोचक हैं, बांधने वाली हैं, और कुछ नया इसमें है। और आज की किताबें हैं, ये 21वीं सेंचुरी किताब। ये लीजिए, मैसेज संदेश मेरे पास कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं आप लोगों से सीखता हूं, मैं आप लोगों के जैसा ही हूं। जी केवल इतना कहता हूं, जिंदगी को रोज जियो। रोज आपको जिंदगी एक नया पेज खोल के देती है। पिछली अतीत को, जो भी कड़वाहट है, गम है, दुख है, भूल जाइए। और आज से हमेशा रोज नया एक पेज कीजिए। इसमें आपके लिए हंसी हो, खुशी हो, रोमांस भी हो, दोस्ती भी हो, और बहुत सारा काम भी हो। ये मेरा क्या आपको बात है सर। शुभकामनाएं। और साथ फिल्मों में जाना चाहते हैं, एक सवाल ये पूछना भूल गई नुपुर जी। मैं फिल्म में सक्रिय हूँ, राइटिंग के क्षेत्र में। जो फिल्मों में जाना चाहते हैं, आप तैयारी करके जाइए, 6 महीने के लिए वहां जाइए। निसंदेह अगर आप में टैलेंट है, आप 6 महीने में अपनी जगह बना लेंगे। चाहे एक्टिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे डांसिंग। देखिए, क्या समूह बात में है। जाइए, 2 3 ग्रुप में जाइए। 3 जने जाएं, चाहे लड़की लड़के हों। वहां अपना रूम पीजी ले लें, और वहां स्ट्रगल करें। डेफिनेट जी। सफलता आपको मिलेगी। और दोस्तों, सर के मैसेज को ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है तैयारी करके जाए, पूरी तैयारी के साथ इस मैदान में आप उतरे। तो सर, आज आप हमारे इस मंच पर आए और आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां हमसे साझा की। मैं अभी इसी वक्त आपसे अनुमति मांगती हूँ कि मैं आपका वक्त दोबारा मांगूंगी, अपने लिए, अपने दर्शकों के लिए। और हम एक बार और आपके साथ बातचीत करेंगे, और अगली बार ज्यादा विस्तार में करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस मंच पर आने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये चैनल और इसका कंटेंट पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपसे मुलाकात होगी एक नई किताब, एक नए लेखक और कुछ नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और मैं पीछे दिखाना चाहता हूं मैं आपको, ये मेरी गुरु हैं माता निर्मला देवी। इनके आशीर्वाद से मैं लिख पढ़ पाता हूँ। आप सभी जुड़िएगा, सहयोग से भी आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद, थैंक यू, अच्छी बातचीत रही। थैंक जी। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।